Namaste everyone. First of all, I want to introduce myself. My name is Ashwita Khansode from Bangalore, and proudly saying that I am a wellness coach. मैं कैसे वेलनेस कोच बनी इस ये जर्नी मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना रिजल्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. यह मेरा रिजल्ट है. मैं इस वर्चुअल लिंक से ज्वाइन हुई थी मेरे वेलनेस कोच की हेल्प से. मैंने 3 मंथ्स में 10 kg फैट लॉस किया और 6 मंथ्स में 18 kg फैट लॉस किया है. उसके साथ मैं तो वेट लॉस के लिए आई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी हेल्थ चैलेंजेस जो मुझे थे वो भी सॉल्व होंगे. क्योंकि जब मेरा सर ने BMI चेक किया था, मैंने सर से कंप्लेन की थी कि सर मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हैं, जैसे कि मुझे वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, मेरे पैरों में स्वेलिंग रहती है, मुझे चेस्ट में भी कभी कभी पेन होने लग गया है और मुझे मेरा वेट जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ रहा है. मैं बहुत सारी एक्टिविटीज करती हूँ लेकिन फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है. अगर सॉल्यूशन है तो प्लीज बताइए, क्योंकि मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुकी हूँ और अब मैं किसी चीज पर बिलीव नहीं करती हूँ. इस तरह की कंडीशन लेकर मैं मेरे वेलनेस कोच के पास वर्चुअली उनसे ज्वाइन हुई थी. लेकिन उन्होंने जब मुझे इस हैप्पी फैमिली से मिलवाया तब जाके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि सच में यहाँ पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, शायद मेरा भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा एक दिन. उस तरह से मैं यहाँ पर आई, मैंने अच्छी से वेट लॉस किया और मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे हेल्थ चैलेंजेस इससे कम होंगे, लेकिन मेरे हेल्थ चैलेंजेस भी सॉल्व हो गए. मुझे कोई हेल्थ चैलेंजेस नहीं है. मुझे बैक पेन का सीवियर प्रॉब्लम था जिसके लिए मेरा मेडिकेशन शुरू था. मैं दवाई लेती थी और मैं इतनी ज्यादा टेंशन में थी कि मैं डॉक्टर से हाथ जोड़ के ये कहती थी कि सर अगर ओबेसिटी के लिए कोई दवाई हो ना तो प्लीज वो भी मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरा वेट बढ़ते जा रहा है. तो इस तरह की मेरी कंडीशन थी. उस डिप्रेशन में मैं यहाँ पर आई, लेकिन यहाँ पर आकर मेरा डिप्रेशन सबसे पहले तो मैं उस चीज से निकल गई. जो डिप्रेशन माइंड था मेरा, सोशली मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, वो मेरा सॉल्व हुआ. और उसके बाद मैं एक कॉन्फिडेंस लेवल में आई और मेरा बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया. और जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, मेरी मम्मी पापा इन सब ने मेरा रिजल्ट देखा, वो बहुत खुश हुए. मम्मी को ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, मम्मी की हेल्प की. ऐसे करके मैंने अपने फैमिलीज की हेल्प करना शुरू किया और फैमिलीज की हेल्प करते करते मुझे इतना अच्छा नॉलेज यहाँ पर मिला कि मैं लोगों को गाइड करने लगी और उनके भी अच्छे रिजल्ट आने लग गए. तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे भी वेलनेस कोच बनना है. और इसी तरह जो भी प्रॉब्लम में आता है, मेरी जैसे सिचुएशन में आता है, क्योंकि मैं उस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, तो मैं भी उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए मैं वेलनेस कोच बनने का मैंने डिसीजन लिया. तो ये मेरा शॉर्ट में एक रिजल्ट था. अब हम अपनी टॉपिक की तरफ जाएंगे. जो मेरा रिजल्ट था, जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने देखा है अपनी लाइफ में, जो मैंने महसूस किया है, उसी पर ही आज मैं अपना टॉपिक ले रही हूँ. ओबेसिटी का प्रॉब्लम इंडिया में सबसे ज्यादा है. ऑलमोस्ट हमारी 75% ओबेस कैटेगरी में हम लोग आते हैं. चाइल्ड ओबेसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. लेकिन ओबेसिटी, क्या कोई सोच सकता है कि वो ओबेस हो या ओवरवेट हो? क्या किसी को ये लगता है कि उसका पोस्चर बदले या फिर उसका शेप बदले, या फिर वो ये नहीं होता है कि ओबेसिटी में कोई कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं होता है, बल्कि एक रिस्क फैक्टर होता है ओबेसिटी. क्योंकि जैसे जैसे आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका वेट कैसे गेन हो रहा है, किस सिचुएशन में गेन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा है. और फिर उसके बाद जब हम रिस्क फैक्टर में चले जाते हैं, अचानक से ही ये डिक्टेट होता है कि हम डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपको डायबिटीज हो गया है, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ चुका है और आपका बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम्स, और ये डिक्टेट होने लगता है कि अर्ली साइन हार्ट अटैक कंडीशन. इस तरह की जब कंडीशन आती है तब हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ चुके हैं. सो ओबेसिटी क्या है? मैं अगर अपनी तरफ से अगर एक्सपीरियंस करूँ और अपना अनुभव बताऊँ, तो मैं सच्ची कह रही हूँ कि ओबेसिटी जो है ना, वो एक साइलेंट डिसीज है, वो कोई डिसीज नहीं है. अगर डिसीज होती तो सबसे पहले ओबेसिटी पर ही मेडिसिन बनती, ओबेसिटीज के ही सर्जरीज होती, और कोई मेडिसिन बनती नहीं, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती. अगर ओबेसिटी पर अगर मेडिसिन बन जाती तो आपको ओबेसिटी पर ट्रीटमेंट्स होते, तो दूसरे जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, लंग्स, लीवर, ये सब चीजें डैमेज नहीं होती और इनके ऊपर फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं होती. लेकिन नहीं, ओबेसिटी पे कभी कोई मेडिसिन स्टार्टिंग में बनी ही नहीं, क्योंकि ओबेसिटी पहले थी नहीं, क्योंकि वैसा लाइफस्टाइल भी नहीं था. अभी का लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो चुका है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, और उसके साथ ही
हमारी ईटिंग हैबिट बदल चुकी है, हम लोग सोशली अटैच नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। और इसीलिए मैं ओबेसिटी को एक साइलेंट डिसीज कहती हूँ, जो धीरे धीरे आपके बॉडी पर अटैक करती है। और सबसे पहले हमारे वाइटल ऑर्गन्स पर फैट की मात्रा 2 to 3% होनी चाहिए। लेकिन जब वाइटल ऑर्गन्स पर हमारे, और फैट बहुत अच्छा है, अगर वो 2-3% हमारी बॉडी पर फैट अगर है, तो फैट कभी भी बुरा नहीं होता है, फैट अच्छा होता है। लेकिन अगर हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती है तो हमारा फैट इंक्रीज होने लग जाता है, और जो कि ओवरवेट का साइन होता है। और हमारा कैलोरी बर्निंग जो कैपेसिटी होती है वो लो होने लगती है, हमारा मेटाबॉलिक रेट लो होने लग जाता है, जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अब हम रिस्क फैक्टर में आ रहे हैं। अगर हाँ, अगर आपको ऐसे साइंस आ रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका वेट बढ़ रहा है, आपके मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो प्लीज आपके कोच हैं, वो आपसे ज्यादा नॉलेज है उन्हें, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, तो आपको पता चलेगा कि आपका BMI क्या है, बॉडी मास इंडेक्स है, जो कि आपके वेट और हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से निकाला जाता है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप ओवरवेट हो कि ओबेज में आते हो, ओबेसिटी 1 में आते हो, ओबेसिटी 2 में आते हो, या ओबेसिटी 3 में आते हो। अगर आप ओबेसिटी 3 में आते हो, मतलब कि आपका मेटाबॉलिक बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 30 के अबव होता है, जो कि ओबेसिटी को डिक्टेट करता है। और अगर आप 30 के अबव आ रहे हो, मतलब कि आप रिस्क फैक्टर में हो। और वही मेरे साथ हुआ था कि मेरा जो बॉडी मास इंडेक्स, जब मैं सर से कंप्लेन कर रही थी, तब सर ने मेरा जब वेट देखा और उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा, मैम आप तो ओबेसिटी में आते हो, ऑफ कोर्स आपको ये हेल्थ चैलेंजेस तो आनी ही है, तो इसके लिए हम आपको जो प्रोग्राम देंगे उसको अगर आप फॉलो करोगे सीरियसली, तो ऑफकोर्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो ओबेसिटी होती है वो कॉम्बिनेशन है स्टेट एंड रिस्क का, जो कि आपके फैट गेन को स्टोर करती है। स्टेट और रिस्क, स्टेट्स किसे कहते हैं, एक इनएक्टिव स्टेट होती है और एक एक्टिव स्टेट होती है। जो इनएक्टिव स्टेट होती है, जिसमें हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती है, जिसमें हमारी कैलोरीज बर्न नहीं होती है, जिसमें हम सिर्फ एक लेजी की तरह, जिस तरह से इस पिक्चर में शो हो रहा है उस तरह से होता है, कैलोरीज बर्न नहीं होती है, तो फैट इस तरह से बढ़ने लगता है और मेटाबॉलिक रेट भी आपका लो होने लगता है। और सेकंड होता है डाइट। अगर आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, अगर आप बहुत ही मतलब कि अनईजी फील कर रहे हो, कभी भी कुछ भी खा रहे हो, लाइफस्टाइल को आप नहीं देख रहे हो, थोड़ा सा भी अपने बारे में सीरियस नहीं हो, आप सोच रहे हो कि अरे मेरा तो वेट बढ़ गया है, मैं ब्रेकफास्ट किस लिए करूँ, डायरेक्ट खाना ही खाता हूँ ना, तो फिर आपका वेट बढ़ेगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट स्कीप करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ब्रेकफास्ट आपका हमेशा हेल्दी होना चाहिए। और उसके बाद होता है, अगर आप सोचते हो कि ब्रेकफास्ट में जल्दी जल्दी अगर कुछ बनता है, तो सबसे पहले जंक फूड ही बनता है। अगर आप हेल्दी वेज में कुछ अच्छी चीज बनाना चाहोगे, कुक करना चाहोगे, तो उसको टाइम लगता है, लेकिन जंक फूड ऐसा है जो बहुत जल्दी बन जाता है जैसे पिज्जा, सॉरी, मैगी, नूडल्स, इस तरह से। तो ये जो होता है, ये हमारे डाइट फैक्टर्स भी ओबेसिटी को बढ़ाते हैं। उसके बाद प्रेग्नेंट लेडी होती है, ऑफकोर्स नेचुरली प्रेग्नेंट लेडी का वेट बढ़ना चाहिए जब वो प्रेग्नेंट रहती है, क्योंकि उसमें फोइटिस की ग्रोथ होती है। और उसके बाद जैसे जैसे बेबी बॉर्न होता है, उसके बाद भी अगर प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर अगर अपनी वेट पर ध्यान नहीं दे रही है और वेट बढ़ते ही जा रहा है बेबी बॉर्न होने के बाद भी, तो वो ओबेसिटी कंडीशन में जा सकती है। तो वही सिचुएशन मेरी थी आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी। मेरा वेट बढ़ा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं ऐसे सोचती थी कि मेरे पीछे इतने सारे काम हैं, कुकिंग करो, सब कुछ करो, तो इसमें ही मेरा वेट लॉस हो जाएगा। और कभी भी कुछ खाती थी, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं करती थी ठीक से, खाने का टाइम कभी 11 बजे रात को खाना खाती थी, कभी 10 बजे खाती थी, रात को नींद नहीं आती थी तो भी भूख लगती थी, क्योंकि ओबेसिटी सिचुएशन ऐसी होती है जब इंसान ज्यादा खाता है, तो इस तरह से लैक ऑफ स्लीप होता है, जो कि आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। अगर आपकी स्लीपिंग हैबिट अच्छी नहीं है, रात को अगर आप ज्यादा ज्यादा जागते हो, तो फिर आपकी जो हाइट है कैलोरीज इनटेक करने की, हाई कैलोरीज इनटेक करने की जो लेवल होती है वो बढ़ जाती है, कि आपको क्रेविंग्स होते हैं कि कुछ ना कुछ रात को खाए, भूख लगती है, क्योंकि आपके ऑर्गन्स को रेस्ट नहीं मिल रहा है उस समय। उसके बाद होते हैं ड्रग्स जो कि आप
आपको डिसीज क्योर करने के लिए आपको दिए जाते हैं, जैसे कि किसी किसी को मसल मास बनाने होते हैं, किसी किसी को तो फिर वो अनहेल्दी वे से मसल मास बनाते हैं, या फिर किसी को डायबिटीज है तो फिर उनको जो मेडिकेशंस दिए जाते हैं उसकी वजह से भी वेट गेन होता है। और मेटाबॉलिक रेट उस समय भी बहुत ज्यादा लो होता है जब आपको कोई मेडिकेशन शुरू होते हैं, और उसकी वजह से स्टेरॉइड की वजह से भी वेट नेचुरली बर्न गेन होने लग जाता है। अब मेडिकल कंडीशंस में भी वेट गेन होता है, जैसे कि कुछ डिसीजेस ऐसी हैं जो कि आपका वेट बढ़ाती है, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम है, सम डिसीज लो द मेटाबॉलिक रेट इन द बॉडी एंड लो द अमाउंट ऑफ बर्न कैलोरीज। कुछ ऐसी डिसीजेस हैं जो कि आपके मेटाबॉलिक रेट को लो कर देती है, आपके कैलोरीज बर्न कैपेसिटी को कम कर देती है, और उसके बाद आपका वेट ड्रास्टिकली बढ़ता है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म पर्सन इस तरह से होता है कि उसका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो लो होते रहता है, क्योंकि उसका जो थायरॉयडिज्म ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रेट नहीं कर पाता है, और उस समय ऐसा होता है कि उस समय उसका मेटाबॉलिक लेवल लो होने लगता है, और कैलोरीज बर्न करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होने लग जाती है, और उसके बाद उसका फैट गेन होने लगता है। और उसके साथ हाइपोथायरॉयडिज्म पर्सन को बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है क्योंकि सारा प्रॉब्लम उसके थ्रोट में होता है, और उसकी वजह से उस ग्लैंड में होता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स जो है वो सिक्रेट नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से, जिसकी वजह से वो वेट गेन करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। और उसके बाद रहता है जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स। कुछ बॉर्न बेबीज होते हैं जो मदर की मतलब कि जब वो पैदा होने से पहले से ही मतलब उनका जो फैट लेवल होता है वो बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? क्योंकि अगर मदर का मेटाबॉलिक लेवल लो है, मेटाबॉलिक किसे कहते हैं? मेटाबॉलिक कहते हैं एनर्जी। अगर एनर्जी अगर आपकी लो है उस समय, आपका ईटिंग पैटर्न अगर अच्छा नहीं है, आप सुस्त हैं, आप लेजी है, आप कुछ काम नहीं कर सकते हो, आपको दिन में भी बहुत ज्यादा नींद आती है, तो आपका मेटाबॉलिक रेट लो है। और प्रेग्नेंट लेडी में अगर मेटाबॉलिक रेट अगर लो होता है तो आपको कोइटस पे इफेक्ट होता है, और जब बच्चा बॉर्न होता है तभी भी ऐसे होता है कि वो हम उसे ओबेस चाइल्ड कहते हैं, और जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है उसका वेट बढ़ते ही जाता है, और तब बच्चों में ये डिसीज मिलती है कि उनको ज्यादा स्वेट आना, अस्थमा का प्रॉब्लम्स होना, या फिर उनकी ईटिंग हैबिट ज्यादा मतलब ज्यादा खाना खाना, फिजिकल एक्टिविटीज वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनका भी मदर थ्रू ही, जीन्स थ्रू ही उनका वेट मेटाबॉलिक रेट लो रहता है, इसलिए वो भी कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं। लेकिन इसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप अपने बच्चों को फिजिकली एक्टिव रखो। उनका अगर लो है तो भी वो उनको हेल्दी ब्रेकफास्ट दीजिए। मैंने अपने बच्चे को इस हेल्दी ब्रेकफास्ट से इंट्रोड्यूस कराया, इसलिए उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हुई। उसके बाद फैमिली लाइफस्टाइल से भी, ऐसा नहीं कि जिनसी, लेकिन फैमिली लाइफस्टाइल भी बहुत मायने रखती है ओबेसिटी के लिए, क्योंकि अगर आपकी फैमिली की ही लाइफस्टाइल इस तरह की है कि टीवी देखना है सबने मिलकर, कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करना है, या फिर कुछ भी बनाया कुछ भी खाया, लाइफस्टाइल इस तरह की रही पूरे फैमिली की, तो पूरी फैमिली भी ओबेस दिखती है। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि वो जीन्स का भी जीन्स की वजह, जेनेटिक फैक्टर है करके उसके पीछे हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल भी डिस्टर्ब हो, जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही है। एज ओबेसिटी भी है कि अगर एज जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारी ओबेसिटी बढ़ते जाती है, और उसके वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो कैलोरी इनटेक होता है वो कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी जो होती है एज वाइज कम होने लग जाती है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज कम होने लग जाती है, फिजिकल एक्टिविटीज, और मेटाबॉलिक रेट भी कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से किसी भी एज में आप ओबेस हो सकते हो। और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्या ओबेसिटी डेंजरस है? यस, ओबेसिटी बहुत ही डेंजरस है। अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हो तो आपको इन सब डिसीज का सामना करना पड़ेगा फ्यूचर में, अगर आपने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया, अगर आपने अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं किया। जिस तरह से टाइप 2 डायबिटीज हमारे कोचेज इन सब मैं इन सब किया है, ये सब डिसीजेस से आप इन सब डिसीजेस को आप फेस कर सकते हो ओबेसिटी में। इसके ऊपर भी बहुत अमेजिंग टॉपिक्स होते हैं जिससे बहुत कुछ नॉलेज मिलता है। सो हार्ट डिसीज, गॉल ब्लैडर डिसीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पुअर वोन हीलिंग, स्लीप अपनिया, high cholesterol and triglycerides, metabolic syndromes, cancer, depression. So these all are the diseases. ये था। और इससे रिलेटेड अगर मैं बताऊँ तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस इस तरह से होते हैं। अगर आपके ब्रेन
अगर आप मेंटल स्ट्रेस में हो और ओबेसिटी लेवल पे आते हो तो आपके ब्रेन पर भी इफेक्ट होता है, जो कि ब्रेन रिलेटेड जो डिसीजेस होते हैं जैसे स्ट्रोक, कैटरैक्ट्स, इडियोपैथिक, और उसके बाद हार्ट रिलेटेड होते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह से। लेकिन लेडीज में आजकल हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसकी वजह से उनके इसमें डिसीजेस की मात्रा बहुत ज्यादा है, जैसे कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूटेरस, सर्विक्स, कोलोन, इसोफेगस, पैनक्रियाज, किडनी, प्रोस्टेट, इस तरह के कैंसर्स अब बहुत ज्यादा हो रहे हैं लेडीज में। और उसके बाद दूसरा कैंसर, दूसरी प्रॉब्लम गायनेकोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज है, एबनॉर्मल मेंसेस प्रॉब्लम्स जो होती है वो ओबेसिटी की वजह से आती है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है ओबेसिटी में, जो कि मेरी मम्मी को था, जिनको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था डॉक्टर ने। उसके बाद आपकी स्किन जो है वो सैगी होने लग जाती है, स्वेलिंग आपकी स्किन पे दिखती है, वो ओबेसिटी का सेकंड टाइप होता है, जिसमें आपको देखकर कोई भी कह सकता है कि नहीं, आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और इस तरह से और भी बहुत सारी डिसीजेस हैं जो कि ओबेसिटी को रिलेट करते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है? अगर आप हेल्दी वेट इज द मेन गोल, अगर आपका हेल्दी वेट आपको रखना है, आपका गोल है हेल्दी वेट रखने का, तो ओबेसिटी के लिए सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है कि आपको अपना वेट मेंटेन रखना जरूरी है। और अगर आपका वेट कभी भी मेंटेन नहीं हो रहा है, आपको नहीं पता है कि आपको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, लाइफस्टाइल आपकी मैनेज नहीं हो पा रही है, तो आपको अपने कोच से इसके बारे में बात करनी चाहिए। वो आपको और डॉक्टर्स जब बहुत ज्यादा हाई रिस्क में आप हो जाते हो तो आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हो, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वेट लॉस सर्जरी या फिर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस, इससे आप परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको जरूरी है कि आप अपने खान पान पे, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान दीजिए, वेजिटेबल्स, कलरफुल वेजिटेबल्स खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद एटलीस्ट 4 to 5 लीटर वाटर पीजिए, इसमें आपके कोच आपको बहुत अच्छी से गाइड करेंगे। सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट को अवॉइड कीजिए, अपना BMI रेशियो जो है वो मेंटेन रखिए। और जो चाय और नाश्ता, जिसमें 18 तरह के विटामिन और मिनरल्स हैं हमारे ब्रेकफास्ट में, वो बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारी जो टी है, जो हम कहते हैं कि हम अपना चाय और नाश्ता बदलकर हमने हमारी हेल्थ गोल को अचीव किया है, तो ऑफ कोर्स मैं कहूंगी कि इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपकी लाइफस्टाइल मैनेज नहीं हो पा रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है, चाय और नाश्ता बदल कर अपने वेट को मैनेज करना। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, द प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द ट्रीटमेंट। कोई भी ट्रीटमेंट से प्रिवेंशन हमेशा बेटर रहता है। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन हो रहा है, या फिर आपका आपका जो BMI है वो 30 के अबव जा रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब आपको प्रिवेंशन लेने की जरूरत है ट्रीटमेंट लेने से ज्यादा, क्योंकि आप उस समय भी अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। अगर कोई भी डिसीज है फिर भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? चेंज इन लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। द रिजल्ट कैन बी अचीव्ड थ्रू मिनिमम 20% एक्सरसाइज। आप रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो 20% एक्सरसाइज से, 80% न्यूट्रिशन थ्रू प्रॉपर डाइट थ्रू। आप न्यूट्रिशन लेकर 80% न्यूट्रिशन पर फोकस कर कर आप एक हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हो। और आपका 100% माइंडसेट, आपका बिलीफ होना चाहिए, आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए इन सब चीजों पे कि आप अपने कोच के गाइडेंस में हमेशा रहो, आपकी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करो, आप उन्हें बताओ, आप उनसे अपना BMI रेगुलर पूछते रहो, हाँ आस्क करते रहो कि क्या है, कैसा है, अब मेरा वेट कैसे, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। और ईट हेल्दी, लो कैलोरी ब्रेकफास्ट जो हम हमेशा प्रमोट करते हैं, हम बताते हैं कि लो कैलोरी ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, आपका चाय कैसा होना चाहिए, शुगर मिल्क को कैसे अवॉइड करें, 5 गोस्ट से कैसे दूर रहे जिससे कि आप हेल्दी वेट मैनेज कर सकते हो। और मॉनिटर कीजिए अपने बॉडी मास इंडेक्स को, वेट को अपना देखते रहिए। तो इस तरह से ओबेसिटी से हम प्रिवेंट हो सकते हैं।
और दिस इज नॉट अ डेंजरस, यस ओबेसिटी है डेंजरस, लेकिन इतना है कि आप बहुत अच्छे से इसे केयर कर सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं ओवरवेट तो नहीं, ओबेसिटी में थी, और मैंने अपने आप को जिस तरह से 6 मंथ्स में चेंज किया है, ये अनबिलीवेबल था मेरे लिए। लेकिन मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट मैंने उतना स्ट्रांग बनाया था कि मुझे मेरा गोल अचीव करना है। तो आप भी अपना चाय नाश्ता बदल सकते हो। जो भी गेस्ट यहाँ पर आए हैं, जो भी हमारे कोचेस हैं जो वेट लॉस के लिए आए और जिनके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं वेट लॉस जर्नी में, उनसे आप मदद ले सकते हो और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, मुझे आपने चांस दिया आज ओबेसिटी टॉपिक पे, जो कि मुझसे रिलेट करता था। तो जो मुझे समझ में आया मैंने वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। मैं एक थॉट कहना चाहूंगी, एजुकेशन इज द मोस्ट एम्पावरिंग फोर्स अवेलेबल टू कंट्रोल योर डिसीज। एजुकेशन एक ऐसी एम्पावर फोर्स है जो आपको अपनी तरफ खींचता है। अगर आप एजुकेशन लेते हो हर चीज का, अपने हेल्थ का, तो आप अपने डिसीज से बच सकते हो। आने वाले फ्यूचर में जो भी डिसीजेस हैं उसको आप एजुकेशन थ्रू भी बच सकते हो। थैंक यू सो मच सर।